काफी तनातनी के बाद ओम बिरला आज लोकसभा में स्पीकर चुन लिए गए। लोकसभा से बेहद खास तस्वीरें भी सामने आई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक साथ नजर आए और लोकसभा से लोकतंत्र की ऐसी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई जो पिछले कई सालों में देखने को नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी तमाम गिले शिकवे भूलकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बधाई देने के लिए एक साथ अपनी अपनी कुर्सी छोड़कर पहुंचे। यही भारत के लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जैसे ही राहुल गांधी ओम बिरला को बधाई देने आए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आगे आने को कहा, जिसके बाद राहुल गांधी ने ओम बिरला से हाथ मिलाया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद राहुल गांधी उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गर्मजोशी से मिले और उनसे भी हाथ मिलाया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों एक साथ ही ओम बिरला को स्पीकर की कुर्सी तक लेकर आए और बारी बारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। लोकसभा से सामने आई इस तस्वीर की चर्चा आज देश भर में हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होता, लोकसभा अध्यक्ष निष्पक्ष माना जाता है। और यही एक संसदीय परंपरा भी है जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पेश की। सदन का ये बेहद ही खास पल था। वहीं इस तस्वीर की चर्चा एक दूसरी वजह से भी हो रही है और दूसरी वजह है राहुल गांधी का एटीट्यूड, क्योंकि अक्सर राहुल गांधी को हाफ सफेद टी शर्ट और पैंट में देखा जाता है, लेकिन राहुल गांधी आज जब संसद पहुंचे तो वो बिल्कुल एक भारतीय नेता की पोशाक में दिखे। उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहन रखा था और लोकसभा के अंदर भी उनका व्यवहार बिल्कुल एक परिपक्व नेता की तरह ही था, जिसके बाद ये चर्चा होने लगी कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। ओम बिरला भले ही लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए, लेकिन स्पीकर पद को लेकर इस बार काफी तनातनी देखने को मिली। विपक्ष को अच्छी तरह पता था कि स्पीकर को लेकर अगर चुनाव हुए तो उनकी हार होगी, लेकिन फिर भी विपक्ष ने के सुरेश को चुनाव लड़वाने का फैसला किया। और ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये केवल प्रतीकात्मक लड़ाई थी, क्योंकि इंडिया अलायंस के पास इस वक्त 334 सांसद है, वहीं एनडीए के पास लोकसभा में 293 सांसद हैं। ऐसे में एनडीए की जीत पहले से तय थी, लेकिन माना जा रहा है कि विपक्ष ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारकर ये बताने की कोशिश की विपक्ष मजबूत है। इसके अलावा विपक्ष ने एकजुटता का भी संदेश दिया। वहीं विपक्ष ने कहीं न कहीं केरल की मावेलिकारा सीट से सांसद के सुरेश को मैदान में उतारकर साउथ को ये दिखाने की कोशिश की है कि केंद्र की राजनीति में भी साउथ का महत्व है। हालांकि चुनाव की नौबत नहीं आई और ओम बिरला ध्वनि मत से ही स्पीकर चुन लिए गए। वहीं लोकसभा में स्पीकर निर्वाचित होने के बाद संसद की परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को संबोधित भी किया। चूंकि ओम बिरला पहले भी 5 साल तक लोकसभा स्पीकर रहे हैं, इसलिए पीएम मोदी ने कहा कि आपके 5 साल का अनुभव अगले 5 साल काम आएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 17वीं लोकसभा में जो काम किसी कारण से पूरे नहीं हो पाए, उन अधूरे पड़े कामों को इस बार पूरा करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है, और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अखिलेश यादव ने भी नव निर्वाचित स्पीकर ओम बिरला को बधाई दी, लेकिन उनसे ये उम्मीद भी जताई गई कि लोकसभा में निष्कासन जैसा कुछ न हो और विपक्ष की आवाज न दबाई जाए। अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और न ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। वहीं राहुल गांधी ने भरोसा जताया और कहा कि आप निष्पक्ष स्पीकर की भूमिका में हमारी आवाज बनेंगे और यही हमारी आपसे उम्मीद है, अपेक्षा है। लोकसभा स्पीकर तो चुन लिया गया, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद का क्या होगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है। अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस बार भी डिप्टी स्पीकर का पद खाली ही रहेगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में इस बारे में मंथन चल रहा है। बीजेपी जल्द ही फैसला लेगी कि वो इस पद को खाली रखेगी या अपने किसी सहयोगी दल को डिप्टी स्पीकर का पद सौंपेगी।
ना तेलंगाना में, ना कर्नाटक में, ना तमिलनाडु में, कहीं पर भी इंडी अलायंस ने डिप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को नहीं दिया। अपना ही स्पीकर रखा, अपना ही डिप्यूटी स्पीकर रखा। लेकिन यहाँ पर इनकी हिपोक्रेसी, उनके दोहरे मापदंड दिख रहे हैं। हालांकि संसदीय परंपरा में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है, लेकिन ये काफी हद तक सत्ताधारी पार्टी के रुख पर ही निर्भर करता है। वहीं डिप्टी स्पीकर पद को लेकर एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच तकरार भी देखने को मिल रही है। हम लोगों के सामने माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह की बात हम लोग के सामने हो रही थी। पूरी तरीके से हम लोग इसके लिए चर्चा के लिए हम लोग तैयार थे, पर विपक्ष ने जिस तरीके से सामने शर्तें रखकर इसको करवाने का प्रयास किया, ये गलत है। 10 साल बाद लोकसभा को विपक्ष का नेता मिल गया। राहुल गांधी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभाल लिया है। 2014 से लेकर 2024 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा, लेकिन अब राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष की आवाज बन गए हैं। अब मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ, उनकी कदम कदम पर लोकतंत्र की मान्यताओं की हत्या करने के खिलाफ एक ऐसी आवाज गूंजेगी जो पूरा देश सुनेगा। ये तीसरा मौका है जब गांधी परिवार से किसी नेता को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। इससे पहले राजीव गांधी 1989 से 90 के बीच सदन में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, जबकि सोनिया गांधी 1999 से 2004 के बीच नेता प्रतिपक्ष रही हैं। वहीं अब राहुल गांधी को ये मौका मिला है। नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है और राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनते ही उन्हें वो तमाम शक्तियां मिल गईं जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने के कुछ ही देर बाद सदन में हंगामा हो गया। अपने पहले ही भाषण में ओम बिरला ने आपातकाल को लेकर प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया तो कांग्रेस भड़क गई, क्योंकि अपने प्रस्ताव में ओम बिरला ने इंदिरा गांधी द्वारा साल 1975 में लगाई गई इमरजेंसी की घटना को असंवैधानिक और तानाशाही बताया। 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्विरोध किया। प्रस्ताव पढ़ने के बाद ओम बिरला ने इमरजेंसी के विरोध में 2 मिनट का मौन रखा। हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। इमरजेंसी के मुद्दे पर विपक्ष बटा नजर आया, जिस पर विपक्ष ने स्पीकर के चुनाव में एकजुटता होकर अपना उम्मीदवार उतारा था और विपक्षी एकता का संदेश दिया था। उसी विपक्ष ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। समाजवादी पार्टी, टीएमसी, लेफ्ट और आरजेडी जैसी पार्टियों ने कांग्रेस का समर्थन करने से दूरी बनाई और सभी दलों के सांसदों ने मौन रखकर इमरजेंसी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के सांसद स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंचकर नारेबाजी करते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी और लेफ्ट के सांसद चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रहे और स्पीकर के प्रस्ताव को सुनते रहे। मौन के बाद स्पीकर ने गुरुवार तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया, लेकिन इमरजेंसी पर पढ़े गए प्रस्ताव को लेकर ये बवाल संसद के बाहर भी जारी रहा। और आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर एनडीए सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए। इस दौरान एनडीए सांसद अपने साथ तख्तियां भी लेकर आए, जिसमें इमरजेंसी के खिलाफ कई स्लोगन लिखे थे। इमरजेंसी के मुद्दे पर कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग पड़ गई। बीजेपी ने तो खुलकर मोर्चा खोला ही, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने भी इमरजेंसी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन उन्होंने बीजेपी को भी आड़े हाथ लिया। लोकनायक जेपी को जेल में बंद किया गया। अटल जी, आडवाणी जी, बड़े बड़े नेतागण, हजारों लालू प्रसाद जी बंद थे। ये तमाम बीजेपी के लोगों ने जो आज किया है वो दिखावा किया है। ऐसा नहीं कि केवल उस समय वही जेल गए हों। समाजवादी नेता और समाजवादी उस समय के जितने जनता पार्टी या तमाम नेताओं ने भी उस समय को देखा। काफी देर तक संसद में इमरजेंसी पर ये बवाल जारी रहा और वहां नारेबाजी होती रही।
लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अब इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। चूंकि इसी साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। और जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा शामिल हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के नेता आज दिल्ली में जुटे। AICC मुख्यालय में हरियाणा कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया। खुद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद रहे और उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की। कांग्रेस की अगली बैठक 27 जून को होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेताओं के साथ संगठन के पदाधिकारी चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे। दरअसल 20 अगस्त के बाद चुनाव आयोग इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है। लिहाजा कांग्रेस ने अभी से अपनी सियासी जमीन मजबूत करनी शुरू कर दी है।